चलिए आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। एक फिजिकल थेरेपिस्ट थी ग्रेचिन। हम उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वो बीमारी जो हड्डियों को कमजोर कर देती है, उससे जूझ रही कुछ महिलाओं के लिए एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया। और वो प्रोग्राम जबरदस्त कामयाब रहा। हाँ, पर सवाल यह है कि कैसे? क्या उन्होंने बस कुछ एक्सरसाइज की लिस्ट थमा दी या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। आज हम ग्रेचिन की इसी कामयाबी के पीछे की पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे तय होता है कि कोई बदलाव के लिए तैयार है भी या नहीं, और एक छोटे से विचार को एक सफल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कैसे बदला जाता है। बिल्कुल। और ग्रेचिन की कहानी एकदम सही शुरुआती बिंदु है, क्योंकि ये दिखाती है कि स्वास्थ्य और आरोग्य सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को उस पर अमल करने के लिए तैयार करने के बारे में है। एग्जैक्टली। हमारी आज की चर्चा का आधार भी यही है, जो हेल्दी पीपल 2010 जैसे एक बड़े अमेरिकी राष्ट्रीय एजेंडे से निकला है। अच्छा। इस एजेंडे के दो बड़े लक्ष्य थे। पहला, लोगों की जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाना, और दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं में जो भेदभाव या असमानताएं हैं उन्हें खत्म करना। ठीक है, तो इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए मुझे लगता है पहले दो शब्दों को साफ करना जरूरी है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं: स्वास्थ्य और आरोग्य। हाँ, इनमें एक मजेदार फर्क है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ का मतलब है कि आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, कोई पुर्जा टूटा नहीं है। ओके, मतलब बीमार नहीं है। हाँ, लेकिन आरोग्य यानी वेलनेस का मतलब है कि गाड़ी की सर्विसिंग भी हुई है, तेल भी पूरा है, टायर में हवा भी ठीक है, और आप उसे हाईवे पर दौड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं, बल्कि पूरी तरह ऊर्जान्वित महसूस करना। बिल्कुल। तो ग्रेचिन का लक्ष्य सिर्फ महिलाओं को स्वस्थ रखना नहीं था, बल्कि उन्हें आरोग्य की तरफ ले जाना था। और इसके लिए उन्होंने रोकथाम यानी प्रिवेंशन का रास्ता अपनाया। ये रोकथाम भी कई तरह की होती है ना? हाँ, इसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, और सबसे अच्छा तरीका है एक बारिश का उदाहरण। बताइए। प्राइमरी प्रिवेंशन है मौसम का हाल देखकर बारिश में निकलने से पहले छाता ले लेना, ताकि हम भीगे ही नहीं। हाँ, इसका मकसद बीमारी को होने से ही रोकना है, जैसे बच्चों में मोटापा रोकने के लिए खेल-कूद के कार्यक्रम बनाना। और अगर मान लीजिए छाता लेना भूल गए और भीग गए तो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अच्छा। आप भीग गए हैं तो जल्दी से घर आकर गर्म कपड़े पहन लिए और अदरक वाली चाय पी ली, ताकि सर्दी जुकाम ना हो। मतलब बीमारी का असर कम करना। बिल्कुल। यहाँ बीमारी हो चुकी है या उसका खतरा बहुत ज्यादा है। ग्रेशन का ऑस्टियोपोरोसिस प्रोग्राम इसी श्रेणी में आता है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो ऐसी एक्सरसाइज करो ताकि फ्रैक्चर ना हो। और अगर सर्दी जुकाम हो ही गया तो? तब आता है टोशरी प्रिवेंशन। अब आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो आप दवा ले रहे हैं और आराम कर रहे हैं, ताकि ये निमोनिया जैसी किसी बड़ी बीमारी में न बदल जाए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से कोई पुरानी बीमारी है। हाँ, यहाँ लक्ष्य होता है कि उनकी शारीरिक मुश्किलें कम हों और वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें। ये तो एकदम साफ हो गया। तो ग्रेचिन ने सेकेंडरी प्रिवेंशन का रास्ता चुना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम बना भी लिया, पर क्या मैं उसे सीधे शुरू करवा सकती हूँ या पहले कुछ जांच पड़ताल करनी होगी? कहीं फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। बहुत ही जरूरी सवाल है। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम होता है प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग। मतलब एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट? हाँ, बिल्कुल, एक सेफ्टी चेकलिस्ट। किसी को भी कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करवाने से पहले कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए। किस तरह के सवाल? क्या ये बहुत टेक्निकल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सीधे और सरल सवाल, जैसे क्या डॉक्टर ने कभी आपको बताया है कि आपको दिल की कोई बीमारी है? ओके। या क्या आपको चलते फिरते या एक्सरसाइज करते हुए कभी सीने में दर्द महसूस होता है? या एक सीधा सा नियम है, अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ में है तो उस व्यक्ति को कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी ही चाहिए। मतलब सुरक्षा सबसे पहले। स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है? स्क्रीनिंग के बाद होता है जोखिम का आकलन, यानी रिस्क असेसमेंट। अच्छा। यहाँ हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को किसी खास बीमारी का कितना खतरा है। जैसे दिल की बीमारी के लिए हम देखते हैं क्या परिवार में किसी को ये बीमारी रही है, क्या व्यक्ति धूम्रपान करता है, ब्लड प्रेशर या वजन जैसी चीजें भी। हाँ बिल्कुल, क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या वजन ज्यादा है। और ग्रेशन के केस में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी ऐसे ही जोखिम कारक होंगे। बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जोखिम कारक हैं महिला का पोस्ट मेनोपॉज होना, शरीर का वजन बहुत कम होना, धूम्रपान करना या फिर कुछ खास तरह की स्टेरॉयड दवाएं लंबे समय तक लेना। अच्छा,
इन कारकों को जानने से ग्रेचियन जैसी थेरेपिस्ट एक सुरक्षित और असरदार प्रोग्राम बना सकती हैं। उन्हें पता होता है कि किस पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो सेफ्टी चेक हो गया, खतरों का अंदाजा भी लग गया। अब आता है इस चर्चा का वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हमने एक शानदार सुरक्षित प्लान बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि क्या वो व्यक्ति उस प्लान को अपनाएगा? क्या वो मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो जगह है जहां 90% प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, और यहीं पर मनोविज्ञान की भूमिका आती है। तो कौन से मॉडल हैं? हमारे स्रोत में व्यवहार बदलने के कुछ बहुत मजबूत मॉडल दिए गए हैं। पहला है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। ये थ्योरी कहती है कि कोई व्यक्ति बदलाव तभी करेगा जब उसे दो बातों पर यकीन हो। पहला, मैं ये कर सकता हूं, सेल्फ बिलीफ। हाँ, जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। और दूसरा, अगर मैंने ये किया तो मुझे मनचाहा नतीजा मिलेगा। अच्छा, तो ये पूरा आत्मविश्वास का खेल है। बिल्कुल। अगर कोई वजन घटाना चाहता है तो उसे पहले ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं रोज आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकता हूं। और दूसरा, अगर मैंने ये किया तो मेरा वजन सच में घटेगा। ठीक है, समझ गई। और दूसरा मॉडल? दूसरा है हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये एक तरह का दिमागी गणित है जो हर कोई करता है। दिमागी गणित? हाँ, इसमें हम 3 चीजें तौलते हैं। पहला, कथित खतरा, मतलब मुझे इस बीमारी से कितना डर है। दूसरा, कथित लाभ, अगर मैंने ये प्रोग्राम किया तो मुझे क्या फायदा होगा। और तीसरा, कथित बाधाएं। बिल्कुल, इसे करने में क्या मुश्किलें आएंगी, जैसे पैसा, समय। इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो उसके लिए डायबिटीज का कथित खतरा बहुत ज्यादा है। अब अगर उसे एक फिटनेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा जाए जिसकी फीस 500 रुपए महीना है, तो ये फीस एक कथित बाधा है। सही बात है। लेकिन क्योंकि खतरा बहुत बड़ा महसूस हो रहा है, तो उसे लगेगा कि प्रोग्राम से मिलने वाला कथित लाभ, यानी डायबिटीज से बचना, उस 500 रुपए की बाधा से कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। हाँ, खतरा जितना बड़ा, एक्शन लेने की संभावना उतनी ज्यादा। और इसका एक उल्टा उदाहरण भी हमारे स्रोत में है। एक असिस्टेड लिविंग सुविधा में जब बुजुर्गों से ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात की गई, तो उन्हें इससे कोई कथित खतरा ही महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल। वे इसे बुढ़ापे का एक सामान्य हिस्सा मानते थे, इसलिए उनके लिए किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम का कोई कथित लाभ नहीं था और वो तैयार नहीं हुए। एकदम सटीक। जब तक लोगों को खतरा और फायदा साफ साफ नहीं दिखता, वे बदलाव के लिए प्रेरित नहीं होते। और यहीं पर तीसरा मॉडल आता है। हाँ, और ये सबसे प्रैक्टिकल है, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल या बदलाव के चरण। हाँ, ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। ये बताता है कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। बिल्कुल नहीं, ये एक सफर है जिसके 5 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है प्री कॉन्टेम्पलेशन, मतलब कोई इरादा नहीं। हाँ, यहाँ व्यक्ति इनकार की मुद्रा में है। उसे लगता ही नहीं कि कोई समस्या है। जैसे कोई धूम्रपान करने वाला कहे, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे दादाजी भी पीते थे और 90 साल जिए। इस व्यक्ति को तो कुछ भी कहना दीवार से सर टकराने जैसा है। सही कहा। इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, कॉन्टेम्पलेशन। यहाँ क्या होता है? अब व्यक्ति को ये पता है कि समस्या है और वो सोच रहा है कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए। वो अगले 6 महीने में बदलाव का इरादा रखता है, पर अभी सिर्फ सोच विचार चल रहा है। अच्छा, मतलब अब दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई है। जी। तीसरा पड़ाव? तीसरा है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। अब व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाने लगता है, जैसे जिम की फीस पूछ ली, यूट्यूब पर हेल्दी रेसिपी देखनी शुरू कर दी। और वो एक्शन लेने की पक्की योजना बना रहा है। हाँ, अगले 30 दिनों में। और फिर आता है असली काम, चौथा पड़ाव, एक्शन। यहाँ वो जिम जाना शुरू कर देता है। हाँ, यहाँ व्यक्ति ने सक्रिय रूप से अपना व्यवहार बदल लिया है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए अभी 6 महीने से कम हुए। ये सबसे मुश्किल दौर होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का मॉडल है। इसका मतलब है कि जब कोई जिम की मेंबरशिप लेकर 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो वो नाकाम नहीं हुआ। नहीं, बल्कि शायद वो एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं था और वापस कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में चला गया। ये तो आदतें बदलने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। आपने इसकी सबसे बड़ी सीख पकड़ ली। नाकामी भी प्रक्रिया का हिस्सा है। और आखिरी पड़ाव है मेंटेनेंस, जब आदत जीवन शैली बन जाए। बिल्कुल, जब व्यक्ति अपने बदले हुए व्यवहार को 6 महीने से ज्यादा समय तक बनाए रखता है। एक थेरेपिस्ट के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति किस पड़ाव पर है, तभी वो उसकी सही मदद कर सकता है। तो चलिए अब इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ग्रेचियन की कहानी से जोड़ते हैं।
उन्होंने अपने कामयाब प्रोग्राम को बनाने के लिए 5 कदम उठाए। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। पहला कदम क्या था? पहला और सबसे जरूरी कदम था जरूरत का आकलन करना। मतलब उन्होंने हवा में प्रोग्राम नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने पहले एक स्थानीय ऑस्टियोपोरोसिस सहायता समूह में भाषण दिया था। वहीं की महिलाओं ने उनसे एक एक्सरसाइज क्लास शुरू करने की गुजारिश की, तो जरूरत सीधे समुदाय से आई। और उन्होंने ये भी समझ लिया होगा कि ये महिलाएं किस स्टेज पर हैं? हाँ, उन्होंने समझा कि ये महिलाएं कॉन्टेम्पलेशन और प्रिपरेशन के पड़ाव पर थीं। वे समस्या जानती थीं और समाधान खोज रही थीं। ठीक है, तो जरूरत पता चल गई। दूसरा कदम था लक्ष्य तय करना। उन्होंने बहुत साफ लक्ष्य और उद्देश्य बनाए। लक्ष्य था 2 लेवल की क्लास बनाना, एक शुरुआती लोगों के लिए और एक एडवांस जो फ्रैक्चर रोकने और सही तरीके से एक्सरसाइज करने पर केंद्रित हो। और उद्देश्य? उद्देश्य और भी साफ थे। प्रतिभागियों को सही पोस्चर सिखाना, उन्हें यह बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज खतरनाक हो सकती हैं और गिरने से बचने के तरीके समझाना। यहाँ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की झलक दिख रही है। साफ लक्ष्य देकर वो महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा रही थी कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। अब तीसरा और सबसे बड़ा कदम, कार्यक्रम को विकसित करना। अच्छा। यहां उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। लेवल 1 क्लास को 4 हफ्तों में बांटा। उन्होंने लॉजिस्टिक्स पर भी काम किया, जो हेल्थ बिलीफ मॉडल की बाधाओं को कम करने के लिए जरूरी था। जैसे कि? उन्होंने अस्पताल में एक कमरा लिया, समय मंगलवार शाम का रखा ताकि कामकाजी महिलाएं भी आ सकें। फीस सिर्फ $25 रखी, जो ज्यादा नहीं थी। हाँ, और क्लास में अधिकतम 20 लोगों की सीमा रखी ताकि हर किसी पर ध्यान दिया जा सके। उन्होंने हर सत्र के लिए हैंडआउट्स भी तैयार किए। ये पूरी तरह से एक सुनियोजित योजना थी। फिर चौथा कदम आया, कार्यक्रम को अमल में लाना। बिल्कुल। कार्यक्रम 4 हफ्तों तक चला और 10 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। योजना को कागज से उतार कर हकीकत में लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे आखिरी और जरूरी कदम, नतीजों का मूल्यांकन करना। ये जानना कि जो किया वो काम आया भी या नहीं। हाँ, उन्होंने कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों से फीडबैक लिया। उनसे समय, जगह, क्लास की सामग्री और उनकी कुल संतुष्टि के बारे में पूछा गया। और नतीजे कैसे थे? बहुत सकारात्मक। 10 में से 8 महिलाओं ने लेवल 2 क्लास में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई, जो इस बात का पक्का सबूत था कि कार्यक्रम न सिर्फ पसंद आया बल्कि असरदार भी था। ये केस स्टडी दिखाती है कि एक सफल कार्यक्रम सिर्फ अच्छी एक्सरसाइज का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो मनोविज्ञान, योजना और लोगों की जरूरतों की गहरी समझ का नतीजा होता है। सही बात है। लेकिन कार्यक्रम बनाने के अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत मायने रखती हैं। हाँ, जैसे एक सिद्धांत है विशिष्टता, यानी स्पेसिफिसिटी। अच्छा। मतलब एक्सरसाइज आपके लक्ष्य के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो आपको दौड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, साइकिल चलाने की नहीं। सुनने में सामान्य लगता है, पर लोग अक्सर ये गलती करते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग उम्र के लोगों के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते होंगे। हाँ बिल्कुल। बच्चों के लिए कार्यक्रम को खेल जैसा मजेदार और कम नियमों वाला होना चाहिए। और बुजुर्गों के लिए? वहीं बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत बहुत धीमी होनी चाहिए ताकि उन्हें शुरू में ही कामयाबी का एहसास हो और उनका हौसला बना रहे। यहाँ तक कि हैंडआउट्स भी दर्शकों के हिसाब से होने चाहिए। हाँ, बच्चों के लिए रंगीन और तस्वीरों वाले, तो बुजुर्गों के लिए बड़े अक्षरों में और सरल भाषा में लिखे हुए। और ये सब करने के बाद भी सबसे बड़ी चुनौती वही रहती है, लोगों को कार्यक्रम से जोड़े रखना, जिसे पालन या अडहेरेंस कहते हैं। हाँ, मुझे याद है मैंने नए साल पर दौड़ने का प्रण लिया था। शुरू में बड़ा जोश था, लेकिन 2 हफ्ते बाद बोरियत होने लगी और सब छूट गया। आपकी बात इस समस्या के दिल तक पहुंचती है और ये हम सबके साथ होता है। किसी कार्यक्रम के पालन न हो पाने के पीछे कुछ आम कारण हैं। खराब लीडरशिप, असुविधाजनक समय, एक्सरसाइज का उबाऊ हो जाना और परिवार या दोस्तों से सहयोग न मिलना। हाँ, आपका जोश इसलिए ठंडा पड़ गया क्योंकि शायद आप अकेले थे और कोई पूछने वाला नहीं था। तो फिर अच्छे पालन के क्या कारण हैं? लोग कैसे टिके रहते हैं? इसके कारण भी उतने ही साफ हैं। एक अच्छा और प्रेरक लीडर, कार्यक्रम का आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाना और समूह का साथ। बिल्कुल, समूह का साथ मिलना जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करे और अपनी प्रगति पर नियमित रूप से फीडबैक मिलना। जब लोगों को दिखता है कि वो बेहतर हो रहे हैं तो उनके टिके रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
तो आज हमने देखा कि कैसे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से शुरू होकर व्यक्ति के मनोविज्ञान की गहराइयों तक जाता है और फिर ग्रेचिन के क्लासरूम जैसे एक ठोस व्यवहारिक कार्यक्रम में बदल जाता है। ये सिर्फ कसरत के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि इंसान बदलाव के लिए कैसे तैयार होता है और उस सफर में उसका हाथ कैसे थामे रखा जा सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्वास्थ्य एक बहुआयामी विषय है जिसमें विज्ञान, मनोविज्ञान और योजना का संगम होता है। ये सिर्फ ये बताने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह समझने के बारे में भी है कि क्यों और कैसे करना है। एग्जैक्टली। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती दी गई है। आज चर्चा में बताए गए 5 चरणों का इस्तेमाल करते हुए 5वीं और 6ठी कक्षा के उन बच्चों 10 से 12 साल के लिए एक रोकथाम और आरोग्य कार्यक्रम तैयार करें जिन्हें मोटापे और सुस्त जीवन शैली के कारण टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है। सोचिए,